बैक टू माई चैनल। हेलो माय चैनल। एक ही बात है। मतलब हाउ इलॉजिकल समवन कैन रियली बी। कितने ईज के साथ बोल रही है कि एक ही बात है, मेरा चैनल और तुम्हारा चैनल। रात भर बैठ करके एडिटिंग करे कोई और, थंबनेल बनाए कोई और, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट डिज़ाइनिंग, गेम प्ले, मीम्स, एनिमेशन, वॉइस ओवर, इंट्रो, आउट्रो, बेसिक इफ़ेक्ट्स तक करे कोई और आप जस्ट बिकॉज उस बंदे को जानते हो या आप उसके फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, तुम उसकी सारी मेहनत का क्रेडिट में से हिस्सा भी ले लो, जबकि तुम्हारा 0% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके चैनल की ग्रोथ या डेवलपमेंट में। और तुम इतनी ईज़ के साथ बोल सकते हो कि दोनों का चैनल है। हाउ इलॉजिकल एंड स्टूपिड समवन कैन रियली बी। सीरियसली, हाउ इलॉजिकल कैन समवन रियली बी। कितनी ईज़ के साथ बोल रही है कि एक ही बात है। रात भर बैठ करके एडिटिंग करे कोई और, थंबनेल बनाए, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट डिज़ाइनिंग, गेम प्ले, मीम्स, एनिमेशन, वॉइस ओवर, इंट्रो, आउट्रो, बेसिक एडिटिंग, इफ़ेक्ट्स सब कोई और करे और तुम बोल दो कि दोनों का चैनल है, जबकि आपका खुद का भी 0% भी एफर्ट या कंट्रीब्यूशन नहीं है उस चैनल की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। तो भाई ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पर ऑलमोस्ट 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट फिर भी जो है उन्होंने कभी अपने मीटअप्स के बारे में बात नहीं किए हैं। क्यों? इसी के बारे में पूछे थे किसी ने उनसे उनके इंस्टाग्राम के Q&A पर, जिस पर ट्रिगर्ड इंसान ने बताया, आई एम वेरी सोशली ऑकवर्ड गाय। मुझे एंजाइटी होती है लोगों से मिलने में, पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल एंड माई थिंग। यूट्यूब करने का इंटेंशन कभी पब्लिक अटेंशन था ही नहीं, उल्टा इसका टोटल ऑपोजिट था। आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे एट होम ताकि कोई देखे ना मुझे। आई एम स्टिल द सेम। डर लगता है लोगों से मिलने में, इसलिए मीटअप्स करने से फटती है। रोस्टिंग करने की एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा 14 मिलियन सब्सक्राइबर वाले बंदे को कहता है मेरे साथ वीडियो बनाने चल रहा है, तू बस हो गया। मैंने कहा ओके। तू अच्छा हाँ मैंने कहा ओके। 14.5 मेरे को लग रहा है एंड में ना यहाँ पे वो रॉड पड़े ना, एक दूसरे को मारना शुरू करने वाले। तू मुझे रोज करेगा। हाँ, और फिर मेरे को हे गाइस, मेरा नाम है रशीद, आप लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज के दिन हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली। तो आज के दिन मेरा एक छोटा सा सूट है, तो इस सूट के अंदर आने वाले हैं हमारे निश्चय भाई, अभिषेक भाई। एंड क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका नियॉन मैन। एंड उसके साथ ही साथ धीरू भाई एंड थकेश भाई। मतलब मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया है मैं निश्चय भाई से नहीं मिला हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। उसके साथ ही साथ मैं कभी थकेश भाई, धीरू भाई एंड नियॉन मैन से भी नहीं मिला हूँ, तो उनके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एक्चुअली हम लोग थोड़ी देर में अभी दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। तो हमारे ट्रिगू भैया फैन मीटअप इसलिए नहीं रखते क्योंकि सोशली ऑकवर्ड बंदे हैं, मुझे बहुत एंजाइटी होती है लोगों से मिलने में। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि इसने अपने ही भाई के चैनल पर एक व्लॉग डाला है जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर रहा है। रचित रो ने वीडियो के स्टार्ट में क्लियर हमें कर दिया कि वो भाई ट्रिगू भैया से पहले मिलने जा रहा है और ट्रिगू भैया से हंस के बात कर रहे हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता है कौन सी सोशल एंजाइटी है, कौन सी एंजाइटी है भाई ये जो ऐसे हो रही है। तू अपने 4-5 लोगों के साथ जिसने मोस्टली तूने डीएम्स में ही बात करी है, यूट्यूबर लोग काफ़ी बिजी रहते हैं और रेयरली मिलते हैं। भाई वो लोग काफ़ी बिजी हैं, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इट्स अ वेरी टफ जॉब। मिलते भी साल में 1 आध बार ही होंगे। तू उनके साथ हंस के बात कर रहा है, तू उनके साथ व्लॉग बना रहा है, तू उनके साथ कोलैब कर रहा है, उनके साथ हंस के बात कर रहा है, तो अपने दोस्तों से मिलने में क्या सोशल एंजाइटी। अब तुम लोग मुझे बोलोगे वो अपने दोस्तों से मिल रहा है, तुम्हें किस बात की सोशल एंजाइटी है। मुझे तो तेरे को इस बात की कितनी चुल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अपने दोस्तों से मिल रहा है, लेकिन दोस्त वो होते हैं जिससे आप रेगुलर बेसिस पे मिलते हो। भाई ज़्यादातर ये लोग घर में रहते हैं, कंटेंट बनाते रहते हैं, खाया पिया हगा सो लिए, डीएम पे ज़्यादा से ज़्यादा बात हो गई। जिस बंदे से तुम ऑनलाइन टच में हो, जिससे तुम रेयरली मिलते हो कभी भी, वो बंदा इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। करोड़ों वीडियो है इंटरनेट पे जिसने इसने सौरभ जोशी के साथ करा है, इसने रचित रो के साथ कोलैब करा है, पहली बार ही मिले हैं, कोई खास नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने इसका इंटरनेट लीक करा है, मिथपैट के साथ इसने कोलैब करा हुआ है, JSV व्लॉग्स के साथ किया हुआ है, साक्षी वर्ष करके एक यूट्यूबर है उसके साथ कोलैब किया हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों के साथ भर भर के कोलैब किया हुआ है। सोशली ऑकवर्ड कैसे हो सकता है बंदा, अकल लगाओ अपनी। इसका कहने का मतलब था, इसको एक तो इसको स्टेटमेंट देना भी सही से नहीं आता है। यू आर नॉट अ सोशली ऑकवर्ड गाय, तुझे स्टेज फेयर की दिक्कत है। तू अगर सोशली ऑकवर्ड होता तो रचित रो आज से पहले तेरे से कभी नहीं मिला, तू उससे हंस के कैसे बात करता। तूने उसके साथ कोलैब करा, किसी दूसरे क्रिएटर का व्लॉग, खुद के व्लॉग में भी उसको लिया, फुकरा इंसान के व्लॉग में भी तू बाकी क्रिएटर्स के साथ है, रचित रो के इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ तू कॉमेडी स्केचेस बनाता है। तू कहाँ से तुझे सोशल एंजाइटी हो रही है। ऑकवर्ड तो तू है नहीं, इसको सोशल एंजाइटी नहीं, इसको पब्लिक फेयर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने नहीं जा सकता। भाई स्टेटमेंट तो ढंग से देना सीख ले बीइंग अ क्रिएटर। शक्ल देखो कहीं से लग रहा है सोशल एंजाइटी है इसको। इसके माथे पर इसके एटीट्यूड बिहेवियर से तुम्हें कहीं भी लगता है इसको सोशल एंजाइटी होती है।
सोशल एंजाइटी सिर्फ फैंस से मिलने में होती है, बाकी क्रिएटर्स के साथ कोलैब करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ व्लॉग बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है, सब्सक्राइबर, व्यूज़, रीच, कनेक्शंस वगैरह। यार बस यही है, हमारा ट्रिगू का अलग ही मेटावर्स है, जिसके वो अलग ही राजा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग हिम इन रियल लाइफ, ठीक है। अरे वो बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था ये कौन है इतना विशाल। दोनों खड़े होकर पूरी जोड़ी तो दिखा। स्पेशल टाइप की सोशल एंजाइटी होती है, ये इन्हें एक सोशली ऑकवर्ड बंदे हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप के हैं जो सिर्फ अपने फैंस के लिए सोशली ऑकवर्ड है, लेकिन ये अपने दोस्त छोड़ो यार, लेकिन ये बाकी यूट्यूब क्रिएटर्स के सामने जिनको जानते भी नहीं है, ये सोशली ऑकवर्ड नहीं है। मतलब तुम देख रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, यूट्यूब फैन फेस्ट में स्टेज पर चढ़ के परफॉर्म करने का भले ही 10 मिनट के लिए हो, अच्छा खासा पैसा भी तो मिलेगा यूट्यूब इंडिया से। यहाँ तो मतलब फ़ैन मीटअप के लिए मतलब क्या मतलब मिलता क्या है, 4-5 लोग आते हैं, हाय हेलो आवर यूज़र कहना, टेक कर ऑटोग्राफ, पिक्चरें खिंचा के निकल लेते हैं। और कई बार तो फ़ैन मीटअप का पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप फ़ैन मीटअप किसी मॉल वगैरह में करते हो तो शायद आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन YTFF में परफॉर्म करने का अच्छा खासा मोटा पैसा हमेशा आपको मिलेगा। तो क्रिएटर 2 ऐसे वीडियोस होते हैं जिनमें आपको कभी एफर्ट डालना नहीं होता। पहला तो आपका वही आ गया, 2 ऐसे वीडियोस आप साल में डाल सकते हैं। पहला तो वही हो गया आपका Q&A, जिसमें सवाल लोग पूछेंगे, आप जवाब दोगे, एक कैमरा के आगे बैठ जाओ, थंबनेल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब Q&A लिखकर मतलब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, थंबनेल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है ढंग का। दूसरी चीज़ हो गई आपका YTFF का व्लॉग, क्योंकि अगर YTFF में आप जाओगे तो हर साल क्रिएटर अपना व्लॉग डालता है, तो ये भी डालेगा, ट्रिगू भैया भी डालेंगे। वो जब व्लॉग डालेगा तो बाकी क्रिएटर्स उसमें अपने मुंडी दिखाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, वो किसी और का टैलेंट दिखाएगा, वो जगह जगह घूमेगा और आपको दिखाएगा, देखो ये मेरे सारे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं, बंधु हैं। वो अलग बात है कि उनके साथ वो ऑफलाइन या इसके बियॉन्ड रेगुलर टच में है भी या नहीं, हमें पता भी नहीं है। मतलब कैमरा के आगे इतनी दोस्ती छलक रही है, बियॉन्ड कैमरा क्या है ये, इसके बारे में कोई बात नहीं करता कभी, क्योंकि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड तो भाई हैं, तो समझ में भी आता है। और इसका डार्क एस्पेक्ट ये भी, तो ये ज़्यादातर खुद को ही एक्सपोज कर लेते हैं। ज़्यादातर जितने भी क्रिएटर्स होते हैं वो वीडियो में तुमको उल्टी सीधी बातें बताते हैं। Q&A वीडियो में भी आजकल तो खूब चलता है, द फैक्ट दैट ही रोस्टेड हिज ओन ऑडियंस इज सच अ बिग थिंग। कितना मज़ा आ गया ना, जिस क्रिएटर को हम अपना भगवान मानते थे, जिसकी वजह से या जिस ऑडियंस की वजह से उसने सब कुछ अचीव करा, वो उसी को गाली दे रहा है अपने वीडियो में। कौन सा इतना बड़ी बात हो गई, गाली तो दे रहा है, कोई पुरस्कार तो दे नहीं रहा है। ये लोग कभी तुम्हें ये नहीं बताएंगे अपने वीडियो में, कोई भी Q&A में, कि ये क्या वजह है कि मुझे अपना एक वीडियो निकालने में 9-9 महीने लग रहे हैं। ये सारी बातें बता देंगे तुम्हें, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पहनता हूँ, मैं ऐसे हगता हूँ, मैंने ये पढ़ाई करी है, मैंने ये करा है, लेकिन तुम्हें मेन बात कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि शायद ये बात हमारे दिमाग में आता भी नहीं है कि हम ये बात इनसे पूछे कि आप इतना लेट वीडियो क्यों डालते हो। और अगर ये बात कहीं आ भी गई तो उसको इतनी लाइमलाइट वगैरह मिलती नहीं है। चलो कैरी ने तो एक आध बार बोल भी दिया था, लेकिन ज़्यादातर क्रिएटर्स ऐसे नहीं करते, हर कोई कैरी की तरह इतना ईमानदार नहीं है ना। कुछ नहीं है भाई, नोट गिन रहा होगा बैठ के पिछले वीडियो के कलेक्शन के, और कुछ नहीं। हो सकता है कि वो लोग शायद इसके जितने भी लोग हैं वो जो व्लॉग में दिखते हैं वो शायद इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें अटेंशन मिले, और इस सब से जो रीच और व्यूज़ बढ़ेंगे उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उस बंदे के जो एक मेन क्रिएटर के व्लॉग में फीचर हो रहा है, BTS ऑफ YTFF के मेन क्रिएटर जो व्लॉग बना रहे हैं उसमें अगर आप फीचर होते हैं तो आपको एज अ क्रिएटर कितना फ़ायदा होगा, और सामने वाले बंदे का तो होगा ही क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं। मतलब ये कितना वाहियात लॉजिक दे रहा है। आप करोड़ों लोगों के सामने लाइव जा कर गेम खेल सकते हैं, करोड़ों लोगों के सामने लाइव जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेज पे चढ़ के उनकी आंखों में देखने में डर लगता है। मतलब हाउ कैन समवन बी सो सोशली ऑकवर्ड कि वो मतलब, क्योंकि जब आप फ़ैन मीटअप रखते हैं तो चलो ठीक है, आप नहीं रखना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब आप करोड़ों लोगों के सामने लाइव जाकर गेम खेल सकते हैं, उनसे इतना फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आप स्टेज पर चढ़कर परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शायद इसको पब्लिक फेयर की दिक्कत है या इसको स्टेज फेयर की प्रॉब्लम है, इसको इतनी सी बात समझ में आती नहीं है। और अगर इसको इतनी पब्लिक फेयर की दिक्कत है तो लोग फिर क्यों डिमांड कर रहे हैं कि ट्रिगर्ड इंसान की परफॉर्मेंस हमको दिखी नहीं? क्योंकि वो शायद बीमार पड़ गया था कोविड की वजह से, इसीलिए थोड़ी उसके व्लॉग में BTS के व्लॉग में फ़ीचर हो रहे हैं। BTS या बिहाइंड द सीन्स ऑफ यूट्यूब फैन फेस्ट, वो जितने बाकी क्रिएटर्स हैं वो इसीलिए थोड़ी आ रहे हैं उसमें क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानते हैं, वो सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके फ़ायदे का काम है।
भाई मेन चैनल पे तुम महीनों से एक्टिव नहीं हो, तुम किसी बड़े क्रिएटर या दूसरी हर जगह पे एक्टिव हो जाता है। एक बड़ा क्रिएटर क्या करता है, जब वो खुद के चैनल पे एक्टिव नहीं होता है वो बाकी सब जगह एक्टिव हो जाता है। वीडियो का टाइटल देखकर तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो टॉपिक जिसने कोरोना के बाद हम जैसों को सोने ही नहीं दिया जीवन भर, नेपोटिज्म। बॉलीवुड वाला नहीं, यूट्यूब वाला। बीइंग अ क्रिएटर, इस वीडियो में मैं आपको अपनी कम्युनिटी के नेपोटिज्म से परिचित कराने की कोशिश करूंगा। नेपोटिज्म हर जगह पर है, बॉलीवुड हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हम जज्बाती नेपोटिज्म को लेकर इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसकी वजह से ये बॉलीवुड का नेपोटिज्म थोड़ा लीथल हो गया है, मतलब थोड़ा जानलेवा टाइप हो गया है। तो बॉलीवुड का नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म का ये मतलब खाली नहीं है कि मतलब नेपोटिज्म का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को कि एक बंदे को फेवर किया जाता है जस्ट बिकॉज वो एक फिल्म फैमिली या फिल्म बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, दूसरे बंदे को एकदम आउटकास्ट कर दिया जाता है, उसको बहुत मेहनत करके आपको अपने आप को एक इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन इस नेपोटिज्म के पीछे सिर्फ एक बंदा नहीं हो सकता। क्या मेंटालिटी है इस नेपोटिज्म के पीछे की, वो मैं बताना चाहता हूँ। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम देते हैं और दूसरे होते हैं जो काम करते हैं। काम देने वाला कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर, काम करने वाला एक्टर। लेकिन जब एक आउटसाइडर जो खुद काफ़ी स्ट्रगल करके बॉलीवुड में एक मुकाम पे है, वो किसी दूसरे डिजर्विंग आउटसाइडर को काम ना दे जबकि वो उस पोजीशन में है उसको काम देने की, इसको भी नेपोटिज्म कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। या फिर किसी को काम प्रॉमिस करके किसी और को देना, एंड मोमेंट पे उसे रिप्लेस कर देना। या फिर एक और डेफिनेशन हो सकती है जिसकी वजह से आउटसाइडर्स को 10-15 साल स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लुक्स की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो गॉड गिफ्टेड हैं, क्योंकि करण जौहर भी एक नेपो प्रोडक्ट है क्योंकि उसको विरासत में धर्मा मिला है। को मुट्ठी भर लोग किरण जौहर के नाम से जानता है। बहुत सालों पहले इनके पिताजी ने धर्मा प्रोडक्शन के नाम से एक लंड खड़ा किया था और अब ये बहन जी उसी लंड पर अपना बुंड घिस के बॉलीवुड में फिल्में प्रोड्यूस कर रही है। फिल्मों के नाम पर इसने तो वो सीधा सिर्फ स्टार किड्स को अपनी फिल्मों में काम देते हैं या किसी वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर को। मतलब एक डिजर्विंग आउटसाइडर को एक दूसरा डिजर्विंग आउटसाइडर या फिर एक नेपो किड, दोनों ही काम नहीं देना चाहते। इसको हम सीधा नेपोटिज्म बोलते हैं। इसका एक अच्छा केस आयुष्मान खुराना, धर्मा प्रोडक्शंस को एक्सपोज करा गया था आयुष्मान खुराना ने कॉफ़ी विद करण में। उसका एक क्लिप है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। बात है कि कॉमेडी के लिए मुझे कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता था। मेरे सीन्स फिल्म में हमेशा ही हाईलाइटेड रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था जब हीरो मेरे से चलते थे और मेरे कई सीन तक एडिट करवा दिए जाते थे। मेरे सीन्स देखकर वो इनसिक्योर महसूस करते थे और धीरे धीरे हीरो खुद राइटर के पास जाकर कहने लगे कि उन्हें भी कॉमेडी सीन्स करने को दिए जाएं। इसी तरह राइटर्स ने कॉमेडी सीन्स हीरोज़ को देना शुरू कर दिए और मेरे पास काम धीरे धीरे कम होता चला गया। इसलिए आप लोग अब मुझे कॉमेडी फिल्मों में नहीं देखते हैं। कॉमेडी भी क्योंकि अब फिल्मों से जा चुकी है, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता कि मैं किसी फिल्म में काम करूं। रीजन है डुअल नेचर, या फिर शुद्ध भाषा में बोलूं तो दोगलापंती। कुछ मशहूर प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी जेब काफी मोटी है और अक्ल उससे भी ज्यादा मोटी हो चुकी है। ये अपनी दुनिया के राजा हैं और बाकी सब इनके लिए कीड़े मकोड़ों के बराबर हैं। आयुष्मान खुराना ने अपनी बुक में किस्से का जिक्र किया है जब स्ट्रगल वाले दिनों में उनको करण जौहर की ऑफिस का नंबर देकर बोला गया था कि आपका करियर सेट हो चुका है। अगले दिन फोन किया तो जवाब मिला कि नंबर गलत है। दूसरी बार मिलाया तो बोला गया कि प्रोड्यूसर साहब बिजी हैं, बाद में मिलाना। और तीसरी बार जवाब मिला कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं। लेकिन जब आयुष्मान मेहनत के दम पर फिल्मी दुनिया का मशहूर नाम बन गए तो करण साहब ने खुद उनको शो पे बुलाकर फिल्म का ऑफर दिया, जिसको आयुष्मान ने हंसते हंसते मना कर दिया। रीजन आप समझ ही गए होंगे। माने जब तक आपके नाम के साथ फिल्म को जोड़कर फायदा नहीं होगा तो प्रोड्यूसर साहब आपको चाय पे बैठने वाली मक्खी की तरह उड़ा देंगे। लेकिन अगर आपका नाम बिकता है तो उसी चाय को पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर नेपोटिज्म का ये भी मतलब होता है कि किसी एक्टर के काम को साइडलाइन कर दिया जाए, उसको काम का क्रेडिट ना मिले अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी। जैसे मणिकर्णिका और मर्दानी 2 इतनी अच्छी फिल्म्स थी पर उनको कोई अवार्ड मिला नहीं मिला। किसको अवार्ड मिला? गली बॉय को। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेपोटिज्म में ये भी आता है कि आपने काम, एक आउटसाइडर ने मेहनत करके काम करा तो फिर उसका काम छीनकर किसी और को दे दिया गया जो खुद एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है। मतलब एक आउटसाइडर का काम छीनकर किसी स्टार किड को दे दिया, इसको भी नेपोटिज्म बोलते हैं। तो प्रवीण मोहन इज अ यूट्यूबर जो कि अपने चैनल में एंशिएंट हिंदू साइट्स एंड इंडियन टेम्पल्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। कल वो अपने चैनल में एक बहुत ही सीरियस वीडियो अपलोड किए जहां पे उन्होंने यूट्यूब के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया कि वो हिंदू फोबिक है एंड दे आर रेसिस्ट टुवर्ड्स हिंदूज। तो उन्होंने बेसिकली बताया कि उनका नॉर्मल वीडियोस रिलेटेड टू हिंदू कल्चर, हिंदू टेम्पल्स आर गेटिंग डीमोनेटाइज्ड एंड इवन एज रेस्ट्रिक्टेड, while on the other hand ऐसे similar videos of other religions are not getting affected। मतलब साला चल क्या रहा है यहाँ पर, खुद यूट्यूबर्स भी
अब अपने प्लेटफॉर्म से खुश नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यूट्यूबर्स भी खुद अपने प्लेटफॉर्म से खुश नहीं है, बल्कि वही प्लेटफॉर्म जिसने रातों रात उनको एक इन्फ्लुएंसर बनाया और करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन बना दिया, वो खुद अपने प्लेटफॉर्म से खुश नहीं है। बॉलीवुड के एक्टर्स पहले ही गरिया रहे थे बॉलीवुड को, क्योंकि वहाँ पर कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म जैसी चीज़ें होती हैं। अब साला बीमारी यूट्यूब पर भी आ गई है। इससे ज़्यादा कुछ टॉक्सिक और गंदा मैंने आज तक देखा नहीं है। क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर मान के चल लेते हैं यूट्यूब पर नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में भी है, लेकिन ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स या दोनों ही एक इंडस्ट्री और एक प्लेटफॉर्म कोई भी एफर्ट्स नहीं करते अपने क्रिएटर की मदद करने के लिए। उसका सिंपल रीज़न ये है कि जितने भी टॉप के क्रिएटर्स हैं, ना तो वो इस पर वीडियो बनाते हैं, ना इसके ऊपर कभी बात करने की कोशिश करते हैं। They simply want to sell us their cheap, luxurious lifestyle which is simply hollow। यहाँ पे मैं बॉलीवुड के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं बॉलीवुड को यूट्यूब से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं मानता हूँ आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी का जो फेम है वो किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं है। मतलब फेमस तो है ना, और एक्टिंग भी आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल अपने वीडियोज़ में करते ही हैं। तो मैं दोनों का रेफरेंस लेकर आपको इस पूरे वीडियो में समझा रहा हूँ कि दोनों ही अपने प्लेटफॉर्म से खुश नहीं है। मतलब हालांकि यूट्यूब इज़ मिलियन टाइम्स बेटर एज़ कम्पेयर टू गार्बेज ऑफ बॉलीवुड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, पर प्रॉब्लम हर जगह होती है, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। और सबसे गलत चीज़ मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये लगती है कि दोनों ही यूट्यूब और बॉलीवुड दोनों ही अपने अंदर की कमियों को सुधारने के लिए, जैसे डिसलाइक ख़त्म कर दिया, इन चीज़ों को सुधारने के लिए ट्रेंडिंग सेक्शन का कुछ हो गया, जो भी हुआ, और बॉलीवुड का तो पता ही है, इन चीज़ों को सुधारने के लिए दोनों ही प्लेटफॉर्म्स आपस में किसी भी तरीके का कोई एफर्ट नहीं करते, और ना ही क्रिएटर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप हम तक अपनी बात पहुंचाएं, और ना ही जनता की शिकायतों को सुनते हैं। इन शॉर्ट, राम राम जपना पराया माल अपना वाला सीन हो गया दोनों जगह पे बिल्कुल। और जब से चूतिया बीमारी ने इंटरनेट पर या यूट्यूब की धरती पर कदम रखा है ना, तब से हमारी जनता की कुत्ते की तरह पुंड मारना शुरू हो रखी है। बहनचोद बस पहले 2-3 क्रिएटर होते थे जो आपस में कोलैब करते थे, लड़ते झगड़ते थे, अच्छा रहता था, बहुत पीसफुल माहौल था, बहुत अच्छा लगता था उनको देखने में भी। लाइव स्ट्रीम पर सब काउंट्स की लाइव होती थी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, टी सीरीज़ वर्सेस प्यूडीपाई हम सब ने देख रखा है। लेकिन जब से ये टट्टी बीमारी इंटरनेट पर आई हुई है ना, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक यूट्यूबर अपने पूरे खानदान को लेकर डेरा डालकर यूट्यूब पर आकर बस गया है। और बसा तो ठीक, चलो आपका मर्जी है, आप चैनल खोलना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुत्ते की तरह सोशल मीडिया पर अपने पागल दोस्त यार रिश्तेदार को रोज़गार पहुंचाने के लिए कुत्ते की तरह उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, गधे की तरह। उसके पीछे का एक रीज़न मैं ये और मानता हूँ, क्योंकि देन अगेन इनमें से यूट्यूब नेपोटिज्म वालों की अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब नेपो किड्स कहता हूँ मैं उन्हें, अगर इनकी हम बात करें तो इनमें से मोस्ट ऑफ देम, देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे मुस्कान चंचलानी, प्रिया बेनीवाल और ट्रिगर्ड इंसानी अच्छे क्रिएटर्स हैं नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर इनमें से ऐसे होते हैं कि इनके पास खुद ना इतना पोटेंशियल है, ना इतना टैलेंट है कि अपने दम पर बिना फेस कैम के वीडियोस कर करके अपना चैनल ग्रो कर सकें। और तब तक पता नहीं यूट्यूब का, जब तक इन लोगों को समझ में नहीं आता कि यूट्यूब का एल्गोरिदम काम कैसे करता है, तब तक कि अपने हर चौथे वीडियो में उसी क्रिएटर को घसीटते रहो जब तक कि चैनल पर ब्लू टिक ना आ जाए। मतलब इसी को यूट्यूब नेपोटिज्म कहते हैं। और बाकी की ज़िंदगी दूसरों का आइडिया कॉपी करके या किसी बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करके या फिर कोई ऐसा ट्रेंडिंग टाइटल पे वीडियो बना दो, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा महंगा सेटअप लगाया है ना, तो उसकी उधार चुकाने की LIC पॉलिसी है यूट्यूब नेपोटिज्म। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो कोलैब कर रहा है, अगर कोई बड़ा क्रिएटर अपने भाई के साथ कोलैब कर रहा है, कोई अपने बहन को प्रमोट कर रहा है, तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत यूट्यूब नेपोटिज्म वाले लोगों के अंदर क्रिएटिविटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। उसके पीछे का साफ रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टाइटल पर ही वीडियोस बनाते रहते हैं, ट्रेंडिंग चीज़ों पर वीडियोस बनाते रहते हैं, चोरी का आइडिया है, चोरी का थंबनेल है। जब एक क्रिएटर खुद की मेहनत से अपना चैनल खड़ा करता है तो अपनी क्रिएटिविटी को पूरा यूज़ करता है। मैं तो घटिया क्रिएटर हूँ, 1 नंबर का, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन जब आप खुद की मेहनत से, खुद का दिमाग लगा करके, खुद का मतलब एकदम तोड़ दो अपने आप को सोच करके कि यार कैसे बनाए वीडियो, समझ में आया? मतलब क्योंकि जिसके भरोसे, जिस यूट्यूब नेपोटिज्म के लिए जाहिर सी बात है आपको कोई गॉडफादर तो होगा यूट्यूब नेपोकिड का, तो उसने जब स्क्रैच से शुरू करा तो उसके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसने अपनी मेहनत से करा। वो मेहनत स्किप हो गई कि दिमाग लगाना, किस पर वीडियो बनाना है, किस पर नहीं बनाना है, क्योंकि जब तक यूट्यूब का एल्गोरिदम सक्सेसफुल होने के लिए या A-लिस्ट इन्फ्लुएंसर बनने का समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कोलैब करते रहिए। और कई बार ऐसा होता है कि अगर चलो ढंग का वीडियो बना भी लिया तो उसमें रिसर्च वर्क,
कुछ सस्पेंस ड्रामा वो सब देखने को नहीं मिलता। मतलब वो वीडियो अच्छा होता है पर बेसिक सा ही होता है, मतलब बेसिक सा वीडियो और बहुत कैची थंबनेल है तो चल जाएगा। मतलब आज की डेट में हिसाब ही है, कंटेंट पे कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए मेरे चैनल की रीच इतनी कम है। मतलब 100 व्यूज़ भी मुश्किल से होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशीष, बीबी, हर्ष, कैरी सब अपने भाई बहनों को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब इसका बहुत अच्छे से रोस्ट सिग्मा ने अपने वीडियो में समझाया हुआ था, तो उससे के ही मुँह से सुन लो आप, क्योंकि एक्टिंग तो एक्टिंग ही है ना सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब हो या बॉलीवुड, कोर में तो एक्टिंग ही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या आप RRR को हर्ष बेनीवाल के वीडियो से कंपेयर कर रहे हैं? वो कर ही रहे हैं, वो बस एमेच्योर लेवल पे थिएटर कर रहे हैं। मतलब हर्ष बेनीवाल भी एक्टिंग ही कर रहा है ना अपनी वीडियोस में, बट वो है कि अपने वीडियोस में एमेच्योर लेवल का थिएटर कर रहा है। क्योंकि हर्ष बेनीवाल अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी या मनोज बाजपेयी जितना अच्छा तो नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी डिसेंट एक्टर एज़ कम्पेयर टू मेनी ऑफ द बॉलीवुड स्टार किड्स। तो एक्टिंग है, यूट्यूब पर हो या बॉलीवुड में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप TVF के ऑडिशंस के बाहर खड़े हो जाइए भाई साहब, वहाँ कितनी लाइनें लगी रहती हैं और सारे के सारे एक्टर होते हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्टर को एक्टिंग करनी है, प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। फिल्म तो फिल्म है ना। अब एक लंबी फिल्म को आप वेब सीरीज़ बना देते हैं, कभी एक लंबी फिल्म को आप यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते हैं। और जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, मनोज बाजपेयी बॉलीवुड का एक्टर है, लेकिन उसकी फ़िल्म जो है सत्या वो यूट्यूब पर अवेलेबल है गोल्ड माइंस में। तो एक्टिंग ही है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। यूट्यूब भी एक कॉर्पोरेट है, बॉलीवुड भी एक कॉर्पोरेट है। तो मैं दोनों चीज़ों को लिंक करके बता रहा हूँ कि यूट्यूब नेपोटिज्म और बॉलीवुड नेपोटिज्म को दोनों को मैं लिंक करके बता रहा हूँ कि दोनों गलत कैसे हैं। बिकॉज वो सीट ऑलरेडी बुक है जिसके ऊपर कैपेबल इंसान जाना चाहता है। सेम लाइक राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आ रही है बात समझ? और इसी तरह यूट्यूब के अंदर भी है, हर कोई आता है अपना चैनल बनाता है और एक एक सब्सक्राइबर अपनी मेहनत से बढ़ाता है। जिनके वो लायक होते हैं उनको उतने ही सब्सक्राइबर मिलते हैं। स्टार्टिंग की वीडियोस में व्यूज कम आते हैं, 2, 4, 10 इतने व्यूज आते हैं सबके। और अगर कोई आपको प्रमोट कर दे क्योंकि आपका भाई, बेटा या दोस्त ऑलरेडी फेमस है, तो आपको इंस्टेंट ग्रोथ मिल जाएगी बिना किसी मेहनत के। वो ऑडियंस जो हर्ष का कंटेंट देख रही थी और उसके बाद शायद किसी डिजर्विंग बंदे का कंटेंट देखने जाने वाली थी, अब वो किसी नॉन डिजर्विंग बंदे का कंटेंट देखेगी और डिजर्विंग बंदे को अगेन पीछे कर दिया जाएगा। सेम वैसे ही जैसे बॉलीवुड में होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई डिजर्विंग बंदे का उसके बाद देख लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि टाइम और इंटरनेट दोनों ही लिमिटेड है। तो अगर अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि भाई उसकी बहन है वो प्रमोट कर रहा है, तो तुझे क्या है? मुझे कुछ भी नहीं है। बस मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तू सुशांत सिंह की बात पे आवाज उठा रहा था, जब तू नेपोटिज्म लगा रहा था, बड़े बड़े स्टार किड्स की जो मूवी तू बाइकआउट करवा रहा था, तब तुझे क्या प्रॉब्लम थी? तब भी तो उसका बाप अपनी ही बेटी या बेटे को प्रमोट कर रहा था ना, तब तुझे प्रॉब्लम क्यों थी? और अगर तब थी तो अब क्यों नहीं है? और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपनी फैमिली को प्रमोट करोगे तो मैं तुमको पोक करूंगा। बिल्कुल नहीं, फैमिली को प्रमोट करता है, कैरी अपने भाई को प्रमोट करता है। व्लॉग हो डिंपल किचन नाम रख के ये कमेंट करना बंद करो, अपना नाम बदलो, इतनी दिक्कत है। सो आपको पता होगा ट्रिगर्ड इंसान की मदर अपने चैनल डिंपल्स किचन में व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती है। सो उन्हीं के चैनल में एक पर्टिकुलर कमेंट आया था जो कि ट्रिगर्ड इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एंड उसके ऊपर रिप्लाई करते हुए वो ये कहे, मेरे को मम्मी एड्रेस करनी थी। कुछ लोग, मैंने ना पिछली बार आपकी वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक कोई लड़का है तो वो बोलता है तुम्हारे चैनल का नाम डिंपल किचन क्यों है? डिंपल व्लॉग रख लो ना, जब व्लॉग ही डालना है। पहली बार मैंने कर दिया कमेंट पे रिप्लाई। मैंने पता क्या रिप्लाई करा? तेरा नाम अभिकर्ष त्यागी क्यों है? अभिकर्ष उंगलीबाज क्यों नहीं? उंगली करना बंद करना, अपना काम कर। मेरा नाम डिंपल किचन रखूं, व्लॉग रखूं या फिर डिंपल की वीडियो रखूं, तू उंगली क्यों कर रहा है? उनकी मर्जी है। किचन रख के व्लॉग करे या फिर उसमें रोस्ट वीडियो करे। चैनल के नाम से क्या फर्क पड़ता है भाई? ट्रिगर्ड इंसान से तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये एक रोस्टिंग चैनल है? बार बार मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े चूतिया देखे, लेकिन इतना स्पेशल टाइप का चूतिया मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। अगर चैनल का नाम डिंपल किचन है तो उसमें किचन या क्रॉकरी से रिलेटेड वीडियोस ही आएंगे ना, रेसिपीज से रिलेटेड, खाना बनाने से रिलेटेड, फूड हैक्स, यही सब तो आएगा। क्रॉकरी भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये सब थोड़ी आएगा कि हाउ आई गॉट मैरिड, ये सब। अब ये सारी चीज़ें एक चैनल, कुकिंग चैनल से रिलेट ही नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि अपने खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बनाना गलत है, बट उसका कंटेंट आपके चैनल से थोड़ा तो मेल खाए। लेकिन आंटी को इतनी सी बात समझाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, बट ये अपनी मम्मी को समझा नहीं रहा है। ये उल्टा कह रहा है कि मम्मी देखो आप गलत कंटेंट बना रही हो, आप वैसे ही बनाते रहो। एंड लुक एट द ब्लडी कॉन्फिडेंस ऑन हिज फेस व्हाइल गिविंग सच अ स्टूपिड एक्सप्लेनेशन। मतलब ये क्लास के उन बच्चों में से है जिसको एक भी सवाल का जवाब नहीं आता, और टीचर जब पूछता है कि इस सवाल का जवाब बताओ तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होकर टीचर का थप्पड़ खा के आराम से बैठ भी जाता है। मैं फिर कहता हूँ कि जब
कंटेंट आपके चैनल से रिलेट ही नहीं करता तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में इसको और इसकी माँ को, दोनों को कह रहे हैं कि देखो माँ भी पागल है, बेटे भी पागल हैं, कि दोनों ही पागल हैं क्योंकि दोनों ही फालतू बात कर रहे हैं। ये मेरा मैसेज है ट्रिगर्ड इंसान के सब्सक्राइबर्स को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा उससे या उसकी माँ से कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर। मैं अपने आप को रोस्टर भी नहीं मानता, मैं नहीं बन सकता उसके इतना बड़ा, और ना मुझे बनने का शौक़ है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो माँ तो माँ होती है, आदमी की हो, जानवर की हो, किसी की भी हो, कुत्ते की हो, गधे की हो, किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। तो हम ऐसे ही जस्ट बिकॉज वो वैसा दिखता है या फिर वो उससे कोई गलती हो गई तो हम उसकी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। आंटी को यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। मैं चाहता तो उन लोगों का समर्थन करके, मतलब जो कह रहे हैं माँ बेटे दोनों पागल है, मैं उनका सपोर्ट करके अच्छी खासी सिंपैथी इस पे गेन कर सकता था। इस टॉपिक पर मैं अच्छी खासी सिंपैथी गेन कर सकता था, क्योंकि वो नेटिजियंस करके कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ प्योर हेट्रेड फैलाना है। मतलब पठान जैसी मूवी को भी बॉयकॉट करा रहे हैं जस्ट बिकॉज बॉयकॉट का ट्रेंड है। तो ऐसे लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ हेट फैलाते हैं। मैं इनकी साइड लेकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता था और वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स बटोर सकता था, पर मैं वैसा कर नहीं रहा हूँ। आंटी पुराने ज़माने की, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता है। एक बच्चा पालना इतना मुश्किल है, आंटी ने 3-3 कैसे संभाल लिया मैं नहीं जानता। 2014 में इंडिया में यूट्यूब आया है, उससे पहले तो हम जस्टिन बीबर के गाने वगैरह सुन के या किसी फॉरेन सॉन्ग्स को सुन के अपना चला रहे थे। जहाँ तक दूसरी बात रही, आंटी को यूट्यूब एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो नहीं पता, और बहुत सारे क्रिएटर्स को, मुझे भी अभी ठीक से नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन आंटी को नहीं पता अभी तक, क्योंकि वो काफ़ी, समझ जाओ यार, पुराने ज़माने के लोग हैं। जहाँ तक बात रही थंबनेल और एडिटिंग की, वो तो ट्रिगू या उसके घर का ही कोई बंदा कर देता होगा। और मुझे सबसे गंदी बात इस वीडियो की ये भी लगती है कि वो पब्लिकली उस बंदे का नाम भी उछाल रहा है कि तू अपना काम करना, तुझे इतनी क्या दिक्कत है, तुम चूतिया हो क्या है। उसने एक लॉजिकल सवाल पूछा और माना कि उसकी टोन रूड थी, तुम्हें उस पर गुस्सा आ गया। तुम्हारी माँ के रिगार्डिंग अगर कोई बदतमीजी करेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन तुम पब्लिकली उस बंदे का नाम नहीं उछाल सकते। तुम कैसे कह सकते हो कि देखो तू ये था, क्योंकि वो इनडायरेक्टली, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली, डिम्पल किचन का अगर सब्सक्राइबर हुआ तो, अगर वो बंदा जिसको तू गाली दे रहा है पूरे वीडियो में वो डिम्पल किचन का सब्सक्राइबर हुआ तो मतलब तू अपनी माँ को एक ऐसी चीज़ के लिए डिफेंड कर रहा है जिसमें तेरी माँ गलत है। इन जाने अनजाने में तू अपनी मम्मी को एक ऐसी चीज़ के लिए डिफेंड कर रहा है और अपने सब्सक्राइबर्स को गरिया भी रहा है। और चल मान लेते हैं कि वो डिम्पल किचन का सब्सक्राइबर नहीं था, वो कोई रैंडम बंदा था, देन ही इज़ ऑल्सो स्पीकिंग ऑन द बिहाफ और इंटायर कम्युनिटी ऑफ डिम्पल किचन। क्योंकि वो लोग तो रोज़ सुबह उठते हैं, वो रोज़ सुबह अपना यूट्यूब चलाते हैं या कभी भी फ्री टाइम में चलाते हैं, उनको नोटिफिकेशन दिखती है। नोटिफिकेशन दिखने के बाद उनको लगता है कुछ खाने से रिलेटेड आंटी वीडियो डालेंगी। फिर 148 वीडियोज़ उन्होंने अपने चैनल पे व्लॉग्स अपलोड करके रखे हैं। अब इसमें गलती आंटी की है, लेकिन तू आंटी को समझाएगा नहीं ये बात। अब गधा कौन हुआ सबसे बड़ा? वो जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही इसीलिए करा था ना कि हमें कुकिंग से रिलेटेड कुछ दिखा दो। चलो ठीक है व्लॉग्स के बदले, पर मेजॉरिटी पोर्शन तो किचन के वीडियोस की वजह से आया था। वो वीडियोस कम है, व्लॉग ज़्यादा है। अब गलत कौन है इसमें? तेरी मम्मी। अब तुझे ये बात समझ नहीं आ रही? वो लोग तो इसीलिए रोज़ सुबह अपना लैपटॉप खोलते हैं ना, नोटिफिकेशन उनको आती है कि डिम्पल किचन हैज़ अपलोडेड अ वीडियो। अब उसमें वो कुकिंग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्रॉकरी से रिलेटेड, अब हाउ आई गॉट मैरिड, ऐसे वीडियोज़ आते हैं तो उन बंदों को तो बुरा ही लगेगा ना। उस बंदे की टोन गलत थी लेकिन उसका सवाल सही था। और अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है डिम्पल किचन का तो वो सब्सक्राइबर के, पूरी सब्सक्राइबर कम्युनिटी के बिहाफ पे एक सवाल पूछ रहा है इनडायरेक्टली। उसको ये बात पता नहीं है लेकिन फिर भी पूछ रहा है, तो उसको एक ढंग का रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही, ये भी हो सकता है कि वो बंदा डिम्पल किचन का सब्सक्राइबर हो, तो तुम सिर्फ अपनी मम्मी का पॉइंट प्रूफ करने के लिए उनकी पूरी सब्सक्राइबर कम्युनिटी को कैसे गरिया सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एंड द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बिन डन। 148 व्लॉग्स आई गेस अपलोड हो भी चुके हैं इस चैनल पे। मैं तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है, आंटी अगर आप ये वीडियो देख रही हो, मुझे पता है आप नहीं देख रही हो, बट स्टिल मेरी मानता देखो, मैं बता रहा हूँ, या तो आप दूसरा चैनल खोल लेते, उसमें व्लॉग्स अपलोड कर लेते, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर लेते। कोलैब तो चलो किसी भी चैनल पे हो जाता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। या फिर आप तन्मय भट्ट की तरह करो। अब नाम तन्मय भट्ट है, डिम्पल किचन से आप किचन हटा दो, नाम तन्मय भट्ट है, व्लॉग्स बनाता है, वाइन्स बनाता है, स्केचेस बनाता है, स्टैंड अप करता है, रिएक्शन वीडियोस बनाता है, इतना कुछ करता है अपने चैनल पर। वो क्यों करता है? क्योंकि उसने इतने ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कंटेंट की आदत अपनी ऑडियंस को पहले से ही दे रखी है। उसको उसकी ऑडियंस फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच यूज्ड टू है वाइड, इतने ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ कंटेंट से।
तो शायद आप डिम्पल किचन में से किचन हटा दो, आप डिम्पल इंसान मतलब जो भी सरनेम है आपका, डिम्पल रख दो नाम अपने चैनल का, क्योंकि इन दैट केस तन्मय भट्ट वॉज अनप्रेडिक्टेबल अबाउट हिज कंटेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। उसने इतना सारा कंटेंट अपनी ऑडियंस को वीडियो स्टार्टिंग में ही परोस दिया कि अब उसकी ऑडियंस सारे की तरीके के वीडियोस की यूज टू है, मतलब वो कुछ भी बना के डालेगा, सब कुछ तो कर चुका है अपने चैनल पे ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से मैं आंटी को ये कहना चाहता हूँ, आप या दूसरा चैनल खोल लो या फिर हटा दो, लेकिन इस गधे की मेंटालिटी देखो कि उसको एक भी सवाल का जवाब सही से देना नहीं आता है। में इस बात का विश्वास नहीं होगा कि इसे 2021 की बेस्ट कॉमेडी इन्फ्लुएंसर का अवार्ड भी मिल चुका है। अब बहनचोद मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अवार्ड आखिर किस वजह से दिया जाता है, अपने जोक से लोगों को हंसाने की वजह से या फिर अपने जोक्स पर खुद हंसने की वजह से। मेरे ख्याल से दूसरा वाला सही होना चाहिए। हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बहनचोद कोई काम है हम पे। Hindu. Ask you the question then. Do you think India suffered? Do you think India is in a worse place now than it would have been if it was never colonized by the British? Now, I'm not saying the British didn't kill people. I'm not saying they were completely fair, but also the world was a different place back then. Nowhere was fair. If the British didn't turn up to India in the 1800s, then the Indians would have been killing the Indians. People just killed each other. That's how it worked, right? Do you think India would be in a better place today if it was never colonized by the British? I mean, they're pooping in the streets right now. Ask you the question then. Do you think India suffered? Do you think India is in a worse place now than it would have been if it was never colonized by the British? If you look at some of the biggest, best buildings in most of these countries, or some of the most critical infrastructure, it's the shit the British built 200 years ago. Hello, my friend. You make the argument that India, or the subcontinent in general, would not be in a better place today if it was never colonized by the British. And I would have to completely disagree. For thousands of years, the region that is now India, Pakistan, Bangladesh, we're just going to refer to it as the subcontinent, had one of the world's leading textile industries. Due to this and many other factors, this one region alone accounted for around 25% of the entire world's GDP just before British colonialism. Throughout those 2 centuries of British colonialism, with its immense looting, plunder, the textile industry being systematically destroyed, the 25% of global GDP that this subcontinent held dropped to about 3% in 1947. Oh, but they gave you trains, argues Mr. Tate. Well, yes, they did. They built quite a bit of infrastructure, whilst only draining the region of around $45 trillion. So you tell me, is that a fair exchange or is that just a bit of pocket change? Andrew Tate has just been arrested in Romania. The charge? Organized crime and human trafficking. Him and his brother had apparently been under investigation since April, but authorities were waiting for proof that he was still in the country before making their move. And when Andrew got in a fight with Greta Thunberg on Twitter, police saw their opening. During the argument, Tate posted a video of himself sitting with a pizza box from a local Romanian pizza chain. And by the next day, Andrew and Tristan were in handcuffs. However, there is much more to the story than meets the eye. So subscribe for part 2 because कुछ प्रूव नहीं हुआ था और मैं भी यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं बस सिंपल एक फैक्ट रख रहा हूँ तुम लोगों के सामने कि पूरी न्यूज पे ये चीज दिखाई जा रही थी कि एंड्रू टेट को अरेस्ट कर लिया गया चार्जेस पे कि वो सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन 1 घंटे में ही पुलिस स्टेशन से एंड्रू टेट को छोड़ दिया गया। हमें कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। द न्यूज की एंड्रू टेट इज डेड कि किसी एक्सीडेंट में खत्म हो चुका है, हम कुछ भी इंटरनेट पे नहीं बोल सकते। हमें हमेशा कोई ना कोई देख रहा होगा, और अगर हमारी बात किसी बड़ी अथॉरिटी को पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ, तो ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आगे जाके। लेकिन मेरे को एक चीज ये भी पता है कि इफ समथिंग हैपेंस टू हिम तो बहुत बवाल मच जाएगा। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ यार, सपोर्ट तो मतलब बिल्कुल हो ही नहीं रहा है ना। मुंह में एंड्रू टेट की तरह सिगार पकड़ के उसको स्कैमर ऑफ द डेकेड बना के तूने एक वीडियो बनाया जिसमें तू कह रहा था ही इज़ द स्कैमर ऑफ द डेकेड। एंड्रू टेट पैसा कैसे कमाता है? बेसिकली वो कुछ नहीं करता, वो कोठा चलाता है जिसमें वो 4-5 लड़कियां हैं जिनको ओनली फैंस के ज़रिए उसका बिज़नेस इसीलिए इतना ज़्यादा बूम पर है। ओनली फैंस या कोठा चलाने में कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन ये इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों आ रहा है बार बार, जैसे टैट की अरेस्ट की बात आ रही है। बेटा ज़्यादा सिगार बड़ी मुंह में मत रखो, अमीर बनने की कोशिश मत करो, तुम हो भी नहीं इतने। ये ट्रू गीगा चैट है हमारे देश के युवाओं के लिए जो भगवान गणेश को हाथी कह रहा है, और जो फॉरेन के यूट्यूबर्स हैं ना, ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए। फॉरेन के यूट्यूबर्स तो इसे इतना गरिया रहे हैं, ये हिंदुस्तान को एक पिछड़ा हुआ और एक गरीब देश बताता है, लेकिन फॉरेन के यूट्यूबर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं वो तो पता ही नहीं है। और हाँ, मतलब टेट के फ़र्क तो पड़ता ही नहीं है, उसके सपोर्ट में तो वीडियो बनी ही नहीं है।
सपोर्ट में बनी नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही टेट अरेस्ट हुआ भाई साहब ने वीडियो निकाल दी उसके थोड़े ही दिनों में। मतलब जाहिर सी बात है, ट्रेंडिंग कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी बनाता है इंटरनेट पे, उसको टेट से मतलब कोई लगाव तो होगा ही नहीं जो वो वीडियो बनाएगा इंटरनेट पे, है ना। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो इतना बढ़िया सा डाला है। यू कैन नॉट एक्सपोज द इंटायर वर्ल्ड और देयर गॉड डैम सीक्रेट्स वाइल बीइंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म और ऑन इंटरनेट, इट विल मेक यू गेट किल्ड। ऑफ कोर्स है, अगर मैं इंटरनेट पर जाकर के प्रधानमंत्री को गरियाना शुरू कर दूं, मेरे खिलाफ FIR हो सकती है। मेन गवर्नमेंट की चीज़ें या फिर पावरफुल लोगों के अंदर की बातें आप लीक नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं खुद को? आप इलॉन मस्क को ट्विटर पे जाकर के, टिकटॉक पे जाके गाली दोगे तो लोग तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे? ही सेज द ट्रूथ, वी लव हिम। ओ माई गॉड, सीरियसली तुझे बड़ा प्यार आ रहा है? माँ बाप की बात तो सुनी नहीं कभी, टेट की बात सुनेगा तू साले। एंड्रयू टेट अपने पेरेंट्स की जितनी रिस्पेक्ट करता है उतने आजकल के बच्चे नहीं करते। इनको बस मुंह चलाना आता है, क्योंकि 14-15 साल के हैं, वल्नरेबल हैं, तो कुछ भी कोई बोलेगा तो मान लो। ये दुनिया हमें सिर्फ उतना सच दिखाना चाहती है, और सरकार भी, जितना उससे हमारा एक दूसरे का हम फ़ायदा कर सकें, जितना सरकार हमारा फ़ायदा कर सके और हम सरकार का फ़ायदा कर सके। तुम बैठ करके किसी भी पूरी दुनिया के राज खोलना शुरू कर दोगे इंटरनेट पर, तो लोग तो तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे ही। और why is Tate saying that I will get arrested for the crimes I haven't did? हो सकता है शायद टेट इनसिक्योर हो गया हो। देखो, है तो वो रोमेनियन माफिया ही ना, या उसकी तरह माफिया वो कभी बना नहीं, लेकिन उसकी पावर इतनी है कि माफिया जितनी ही है। तो मतलब जब तुम्हारे पास सब कुछ है, अनलिमिटेड पैसा और पावर है, तो तुम वो सब करोगे ना जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोकने वाला ही नहीं है कोई, तो क्या करोगे? हाँ, रोका सिर्फ तब जाएगा जब तुम रोकने वालों के लिए दिक्कतें खड़ी कर दोगे जो तुम्हें रोक सकते हैं, जो तुम उल्टी सीधी बात करते रहते हो। और जाहिर सी बात है, जो बंदा खुद एक माफिया है, पुलिस की नज़रों में वो क्रिमिनल है, उसका तुम्हें साथ देना भी क्यों है, भले वो कितना सही भी क्यों ना हो। और ये जो कह रहा है कि यू विल गेट अरेस्टेड फॉर द क्राइम्स यू हैवंट कमिटेड, मतलब ये एंड्रयू टेट का स्टेटमेंट है। तुम्हें कैसे पता कि वो गुनहगार है या नहीं? पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो सोच समझ कर ही करेगी ना। वो अलग बात है कि पुलिस ज़्यादातर बिकी हुई है पावरफुल लोगों के हाथों में। शायद मैं खुद ही हिपोक्रेसी की ओर जा रहा हूँ, पर समझा करो, वो किसी को गिरफ्तार करेगी, भले ही कोई कितना भी पैसा नोटों का बंडल दे दे, किसी रीज़न से गिरफ्तार करेगी। और मुझे समझ में आता भी नहीं है कि इतना बड़ा इशू है क्यों। तुम दुनिया को एक्सपोज कर रहे हो इंटरनेट के सामने, सरकार जिन लोगों के हाथ में, उनके हाथ से निकल जाएगी। आर यू सीरियस? You may have heard about this guy, Andrew Tate. So much shit comes out of his mouth that his asshole should be jealous. But he's still making at least $60 million a year. This is primarily because of a training program he runs called Hustlers University. The way it works is you pay $50 a month and you get access to what Andrew Tate says is the greatest training you will ever receive. But where it gets interesting is every member of this Hustlers University gets their own referral link. So if a student refers someone new to join the school, they get half their membership fee. And this goes on and on and on with every new person who joins. So it's in all of Andrew Tate's students' best interest to keep sharing his clips along with their own referral link, because they're potentially going to make some money from it. This is what a modern day pyramid scheme looks like. And it's not like he's teaching anything groundbreaking, he's just making you think that he is. And as long as people keep listening to top G con men like this dickhead, people like Andrew Tate are going to exist because they can make a lot of money just by appearing confident and saying clickbaity shit. उनको पता है how to make the right moves. ये तो possibilities के coin का एक side देखा है हमने, अब बारी है दूसरा साइड देखने की। एंड्रू टेट एंड हिज ब्रदर ट्रिस्टन टेट, वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट है। उन दोनों के जो डैड है वो चेस चैंपियन थे, उनको पता है how to make the right move. The color of your Bugatti doesn't matter if you're in jail, which is exactly where this Tate moron is right now. He was arrested yesterday on money laundering charges, and it is absolutely his fault how it happened. Out of the blue, he sent out a tweet to climate activist Greta Thunberg, bragging about his 33 cars and the large amount of gas emissions they supply to the world. And Greta absolutely flamed him with her small dick response. And instead of taking it on the chin, Tate decided to make a response video in which he had a pizza box from Jerry's Pizza, which is a pizza restaurant in Romania, which is a country where Tate is wanted, so they arrested him right away. This makes me really happy because you probably know I don't like this guy one bit. I especially hate how he's always telling men that they are not enough. But he also tells them they will be enough if they listen to what he says and buy his shit. I have no respect for someone who built their entire business on men's insecurities. He's got 33 cars, yet he still can't get away. All this could have been avoided if he just kept his mouth shut and
ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय। You're only eating it? You're not eating in the day? Why?